भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है और भूगोल बहुत विस्तृत है, तो इसलिए यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें प्राचीनता भी दिखाई देती है और विविधता भी दिखाई देती है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों की विविधता का एक कारण यहाँ का जो बहुसांस्कृतिक होना है वह भी शामिल है, क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, मल्टीकल्चरल देश है। तो जो ऐतिहासिक स्थल भारत में मिलते हैं उनमें विविधता जो है वह भी, डाइवर्सिटी जो है वह भी ज़्यादा है। कई धर्मों से जुड़े हुए स्थल और कई संस्कृतियों से जुड़े हुए स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी इस पूरी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं 3 मार्कर को लेके, तो आज हमारा फोकस रहेगा कि जो 1 वर्ड 3 मार्कर प्रश्न इतिहास से आते हैं उसके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसमें सामान्यतः किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बृहद स्नानागार, मोहनजोदारो का बृहद स्नानागार, इससे प्रश्न आया है। सारनाथ से प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश में धार जिले में जो बाघ की गुफाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न जो है 3 मार्कर में भी पूछा गया है और वो 5 मार्कर में भी आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिकता उनकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि वो प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कि अमरकंटक, या बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है लेकिन वो मध्य प्रदेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भोपाल में जो भारत भवन है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक, तो अगर किसी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उस उत्तर में हम क्या एक फ्रेम, उसका एक संरचना तैयार कर सकते हैं जो सभी तरह के ऐतिहासिक स्थल से संबंधित प्रश्न होंगे उस पर लागू होगी। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कौन से वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो किसी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित प्रश्न में शामिल होने चाहिए। वो 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन सी हम रखेंगे किसी ऐतिहासिक स्थल की, जो अगर 3 मार्कर में पूछी जाती हैं तो वो हम उनको ज़रूर शामिल करें। और अगर हम निर्धारित कर लेते हैं कि वो 3 जानकारियाँ कौन सी हैं, तो जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं उस समय भी हम ध्यान रख सकते हैं कि ये 3 बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, हमको लिखनी है, इसलिए हमको इनको फोकस करके या तो हम शॉर्ट नोट्स उसके बना सकते हैं या फिर अगर ठीक से पढ़ेंगे तो वो याद भी रहेगा हमेशा के लिए, या रिवीजन करने के बाद वो हमको याद रहेगा कि हाँ ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बाकी बिंदु भी देख लेने लेकिन इन 3 को महत्वपूर्ण रूप से देखना है, जो 3 मार्कर में हमको लिखना है। तो कहने का अर्थ है कि आपकी पढ़ाई भी थोड़ी आसान और ज़्यादा सटीक हो जाएगी अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं अपनी स्टडी के दौरान भी। ठीक, तो जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित प्रश्न आएगा उसमें हम अगर कोई महल या इमारत है तो निर्माता, अदरवाइज अगर नहीं है निर्माता है, जैसे सारनाथ का प्रश्न होता है तो वहाँ किसी निर्माता का नाम नहीं लिखा जाएगा। कब बनाया गया, अगर हम निश्चित डेट हमको याद नहीं तो हम वो काल या वो वंश किस वंश के दौरान बनाया गया है, किस वंश के शासन के दौरान बनाया गया है, उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो जानकारी जो हमको शामिल मुख्य रूप से करनी है वो कि वो स्थल है कहाँ पे, क्योंकि वो मुख्य रूप से उसकी आइडेंटिटी जब हम दिखा रहे होंगे तो वो आंसर में दिखना ज़रूरी है कि कहाँ वो एक्चुअली वो है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। दूसरा, उसका विषय क्या है। विषय से यहाँ पर अर्थ है कि वो किस धर्म या किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है
या अगर किसी राजा रानी की कहानी से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी कहानी है, तो वो एक किसी नगर के लिए भी हो सकता है या वो फिर किसी किले या दुर्ग के लिए भी वह जानकारी हो सकती है। और तीसरा, उसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है जो उसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना देती है इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो ये 3 जानकारियाँ, कौन निर्माता है, कब और कहाँ स्थापित है, वो कहाँ उसकी स्थिति है भौगोलिक, उसका विषय क्या है, ठीक है, और अंतिम रूप से वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, माना जाता रहा है। ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट जो हैं ज़्यादा निर्धारक रहते हैं कि आप के पास जो है वो स्थल से संबंधित जो जानकारी है तो वो कितनी ज़्यादा सटीक है। ठीक, तो उसको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब एक या 2 उदाहरण से हम समझ लेंगे कि अगर ऐतिहासिक स्थल से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, तो जैसे हमने कहा कि अगर कोई ऐतिहासिक स्थल ऐसा है कि जिसके विषय में हमें निर्माता की जानकारी नहीं है, जैसे हम सारनाथ के लें, तो सारनाथ मुख्य रूप से जो जानकारी शामिल होगी वो उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा, इसका संबंध जो है वो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से है, धर्म चक्र प्रवर्तन से है। धर्म चक्र प्रवर्तन चाहें तो हम ज़रूर इसको लिख दें कि जो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था उससे संबंधित है। और तीसरी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक स्तंभ जो भारतीय राजकीय चिन्ह है यहाँ स्थित है, या यहीं से जो है अशोक स्तंभ को लिया गया है जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है। तो एक लाइन में इसका थोड़ा सा ध्यान हमको ज़रूर रखना है कि जब भी हम 3 मार्कर को 3 लाइनों में लिखेंगे, ये गलती से कट गया है, तो 3 लाइनों में जब हम लिखेंगे तो वो 3 लाइनें ही हो। कभी भी इस तरीके से कोशिश ना हो कि हम जो नीचे की जगह है या ऊपर की जगह जो थोड़ी सी छोटी हुई रहती है उसका भी इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर्याप्त लाइन होगी जितना हमने लिखा हुआ है। जैसे हम इसमें देखें 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 20 शब्द से भी कम शब्दों में हमने अपने उत्तर को पूरा कर लिया है। तो इतने शब्दों में 3 लाइनों का इस्तेमाल करते हुए अगर हम उत्तर लिखेंगे तो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट उत्तर माना जाएगा और उसके अच्छे अंक भी मिलने चाहिए। ठीक, इसी तरीके से अगर बाघ की गुफाओं से संबंधित प्रश्न आता है तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाओं का संबंध भी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से ही है, लेकिन वहाँ पर जो चित्रकारी है उसमें जो गुफाओं में जो चित्रकारी है तो वहाँ बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के साथ साथ कई प्राकृतिक दृश्य भी वहाँ पर दिखाए गए हैं, वो भी तो उसको हम एक तीसरे पॉइंट में उसके महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब अमरकंटक का प्रश्न आता है तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। पहली जानकारी कहाँ स्थित है, अब किस डेट से है, तो वो तो हमेशा से यहाँ पे स्थित है। एक प्राकृतिक स्थल की रूप में वो जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि नर्मदा, सोन और जोझिला नदी वहाँ से उसका उद्गम होता है। 3 नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए उसको जाना जाता है। ठीक, वो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तीसरा, हिंदू धर्म से संबंधित कुछ जो है धार्मिक स्थल के रूप में भी इसको काफ़ी मान्यता प्राप्त है, तो हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है, तो बहुत सारे श्रद्धालु उसके लिए भी जाते हैं। तो तीसरे पॉइंट के रूप में हम उसको शामिल कर लेंगे।
ठीक। इसी तरीके से भारत भवन, अब भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। 1980 से लेकर 82 के बीच में उसका निर्माण हुआ, इन 2 सालों के बीच में उसका निर्माण हुआ, तो वो डेट हम लिख सकते हैं। और उसके जो वास्तुकार थे, उसके जो डिज़ाइनर थे, एक तरीके से आर्किटेक्चर कहेंगे, डिज़ाइनर, वो चार्ल्स कोरिया थे, तो उनका नाम हम पहली लाइन में, तो वो एक जानकारी उसकी रख सकते हैं। भारत भवन जाना जाता है एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, मध्य भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, ठीक है, जिसमें रंगमंच और साहित्य दोनों है, और वहाँ पे एक पुस्तकालय भी है, तो उसकी भी एक पहचान है, तो उसको हम शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट हम भारत भवन के बना देंगे और वो हमारा एक परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो ध्यान यही रखना है कि हमको 3 मार्कर जब भी कोई प्रश्न आ रहा है तो बहुत पैराग्राफ में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको एलाबोरेट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फिर सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है जब हम किसी बात को पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से पॉइंट बनाने, अगर परिभाषा आती है उस स्थिति में हमको परिभाषा को जो परिभाषा की दिखाने की जो स्थिति हो, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से ही लिखेंगे। अगर परिभाषा नहीं है और इस तरह की जानकारी आती है, खास करके 1 वर्ड में अगर कोई आता है, तो वो फिर हम 3 पॉइंट ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 20 शब्दों में, 20 से कम शब्दों में उसको पूरा कर लें। तो जो सहायक जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, बस उन्हीं को हम रखेंगे। तो अभी तक हम इतिहास के जो 3 मार्कर हैं, उन 3 मार्कर्स की चर्चा कर रहे थे, और उन 3 मार्कर में हमने देखा कि किसी व्यक्ति से संबंधित कोई 3 मार्कर आएगा, किसी वंश से संबंधित 3 मार्कर आएगा, विद्रोह या आंदोलनों से संबंधित 3 मार्कर आएगा, कला, किताब या किसी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित 3 मार्कर आएगा। तो उसको हम इस तरीके से उत्तर करेंगे, इस तरीके से उत्तर उसका हम लिखेंगे। तो अभी तक के जो पहले 6 वीडियो और आज का जो 7वां वीडियो है, इन सबको मिलाकर हम इतिहास के 3 मार्कर 1 वर्ड से संबंधित जो हैं उसको हम पूरा किए हुए हैं। अगले हम 1 या 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन इतिहास के 3 मार्कर में आते हैं, जिसमें कि पूरा एक शब्द पूरा प्रश्न शामिल होता है कि फलाना जगह कहाँ है। जैसे क्वेश्चन एक हमने पहले उदाहरण में लिया था, पहली क्लास जब हमारी थी उसमें हमने शामिल किया था कि भारत भवन के वास्तुकार कौन हैं। तो कौन, कहाँ, क्यों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, कारण प्रभाव से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जैसे बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, क्या कारण थे उसके, बंगाल के विभाजन के पीछे के कारण क्या थे, तो वैसे प्रश्न आ जाते हैं। तो अगली 2 क्लासेस में, 2 लेक्चर्स में या 2 वीडियोस में हम उन 2 प्रश्नों पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, और वो हमारा अगला जो चरण है वो है हमारा 5 मार्कर्स इतिहास के जो होंगे वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को देख रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की, जो कुछ गैर ज़रूरी जानकारियां हैं उनको भी हम शायद शामिल कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर 1 साल देते हैं और उसमें से अगर 4 या 5 घंटे, मुश्किल से 6 घंटे जो है हम इतिहास के 3 मार्कर से दे देते हैं, तो वो जस्टिफाई है, क्योंकि वो पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हमको आंसर कैसे लिखना है। और मेरे ख्याल से पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको लिखना कैसे, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो छाप जाने वाली है किसी एग्ज़ामिनर के पास या जो कॉपी चेक करेगा, वो इसी से रहेगी कि आपने कैसा लिखा है। वो वहाँ पे ये किताबें मेंशन नहीं हो कि मैंने इसे संदर्भ लिखने वाली अभी जो है परंपरा नहीं है उत्तर कॉपी में कि हम संदर्भ लिखेंगे, यहाँ से मैंने जो है इस आंसर को लिखा है। तो वहाँ सिर्फ जो आपका आईडी है वो आपका आंसर होगा, और उस आंसर के आधार पर तय किया जाएगा कि आप आगे कहाँ बढ़ने वाले हैं, किस पोस्ट पे जाने वाले हैं, किसी पोस्ट पे नहीं जाने वाले हैं। ठीक, तो इस पूरी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला का जो पूरा उद्देश्य है वो मुख्य रूप से यही है कि हम अपने उत्तर लेखन को ज़्यादा अच्छा बनाएं, पैना बनाएं। ठीक है, तो अभी तक अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं।